नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल, जहां पे आपके सारे क्वेश्चनों का निदान होगा, 100% होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। दो पार्ट में लेके आऊंगा। एक पार्ट में अपन बात करेंगे केवल 2 प्रिंसिपल की, उसके बाद में बात करेंगे बाकी के बचे हुए 10 प्रिंसिपल की, और डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन अरुण सर की ग्रीन केमिस्ट्री। देखो, ग्रीन केमिस्ट्री का जो बेसिक फंडा है वो ऐसा नहीं है कि आपकी केमिस्ट्री कोई ग्रीन कलर की होगी। नहीं 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 नहीं, ये वो केमिस्ट्री है जो एनवायरमेंट में होने वाले पोल्यूशन को रोकती है, रोकने की व्यवस्था करती है। कंप्लीट रूप से नहीं। जैसे वैक्सीन होती है, वैक्सीन किसी चीज का क्योर नहीं है, तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है पोल्यूशन का क्योर नहीं है, लेकिन पोल्यूशन का प्रिवेंशन है, बचाव है। कि अपन ग्रीन केमिस्ट्री को यूज में लेकर किस प्रकार से एनवायरमेंटल हैजार्डनेस को या एनवायरमेंटल जो इफेक्ट्स आते हैं एनवायरमेंट के ऊपर, अपोजिट इफेक्ट, ठीक है नहीं है, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेवेंट हो, चाहे और किसी से रिलेवेंट हो, हैजार्डस मान लो, नॉन हैजार्डस मान लो, कैसे भी मान लो, एनवायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन बीइंग के ऊपर, या यहां पे जितनी भी अपनी भाई एनवायरमेंट में आपके जीव जंतु सारे आ गए, ठीक है नहीं, और ह्यूमंस अलग हैं, तो ये दोनों के ऊपर जो है जो लगने वाले हैजार्डस इफेक्ट हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करता है, ध्यान रखना, मिनिमाइज, ठीक है नहीं है। और कोशिश ये करता है कि अपनी केमिस्ट्री के जरिए हम क्या करें, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करें। काहे की एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी? बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, देखते जाओ आप क्या क्या होने वाला है, ठीक है नहीं है। तो भैया ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर चलने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग अफेक्ट हुए थे, यानी कि एक पूरा का पूरा गांव ही डिस्प्लेस हो गया था, ये स्थिति हो गई थी, ठीक है नहीं है। पड़ा हुआ है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, बहुत खतरनाक चीज थी। दूसरी चीज आपने सुना होगा, ये वाला, ये देखो, यूक्ला लैब एक्सीडेंट। क्या हुआ था इसमें एक स्टूडेंट ने सिरिंज को यूज नहीं लिया था, काई का यूज लिया था, सिरिंज को यूज नहीं लिया था, और ब्यूटालिथियम को सिरिंज से डालने की कोशिश की थी, वो फट गई। फटती क्या, अपने यहाँ पे भी राजस्थान में भी होता, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मर्करी पॉइजनिंग के कारण हुआ था। डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी, पता है सब लोगों को। तो एक चीज और देख लो, ये देखो, नीनामाता डिजीज, वही मर्करी के कारण, इसमें भी हजारों लोग मारे गए थे, बहुत खतरनाक चीज थी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें क्यों बताई मैंने। देखो, आपका जो साइंस है, जहां पे आपके एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है नहीं है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कारण बहुत डिजास्टर हुए हैं। चिर्नोबाइल का नाम सुना होगा आपने, सुना हुआ है ना। 3 माइल्स आइसलैंड, उसका नाम सुना होगा आपने। बहुत सारे ऐसे डिजास्टर अपने यहाँ पे हो जाता है। पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, फलाना में लग गई, ये लगी, क्यों भाई लगी, क्यों ये तो बताओ। मिस हैंडलिंग की वजह से, गलत रिएक्शन की वजह से, ऐसी रिएक्शन जो आपके लिए पॉइजनस है, आपके लिए हैजार्डस है, आपके लिए खराब है, खतरनाक है, क्यों करवाते हैं ऐसी रिएक्शन अपन? क्यों एटम बम का परीक्षण किया, क्यों हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, जरूरत क्या थी? अरे गोली बंदूकों से ही लड़ लेते यार, हैं? उनकी परीक्षण की जरूरत थी। तो ये चीजें जो हैं ग्रीन केमिस्ट्री इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है कि भाई आप जो केमिस्ट्री यूज में ले रहे हो उसमें हर चीज को ऐसे बनाओ, इस प्रकार से ओरिएंट करो कि वो आपको मैक्सिमम तो एफिशिएंसी दे और मिनिमम हैजार्डस इफेक्ट दे। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? आई क्या? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ग्रीन केमिस्ट्री का। तो ग्रीन केमिस्ट्री में अपन बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। तो देखो इधर, ग्रीन केमिस्ट्री की शुरुआत जो है वो हुई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें कही गई थी कि आप ग्रीन केमिस्ट्री को अप्लाई करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, तो आने वाले 20-30 सालों में अप्लाई हो जाएगी, तब तक अपना एनवायरमेंट बचाने की कोशिश अपन करेंगे,
ठीक है नहीं है? यहाँ पे एनवायरमेंट की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे एनवायरमेंट पर पड़ने वाले हैजार्डस इफेक्ट की बात हो रही थी, उसको मिनिमाइज करने के लिए। फिर दूसरा एक्ट आया आपका द पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, पीपीए के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकता है ये पीपीए की, भाई पीपीए क्या है? ये 19 में आया था, 1990 में आया था, ठीक है नहीं है? और यूनाइटेड स्टेट ने इसकी अगुवाई की थी, क्लियर है? वहीं का प्रेसिडेंट, वहीं पे वो क्या करते हैं, इनाम भी वहीं देते हैं, प्राइज जो भी है, जो उल्लेखनीय काम करता है ग्रीन केमिस्ट्री के क्षेत्र में। समझ में आई बात? हाँ, वहीं पे सब कुछ, वहीं पे अपना कुछ भी नहीं है, इंडिया में कुछ भी नहीं है, इंडिया में सब बर्बाद काम है, ठीक है जी? तो इंडिया लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखो कौन है, फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, कौन? फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कौन था? पॉल, कहां है भाई? पॉल टी एनास्टस। ये वैज्ञानिक था जिसने सारा का सारा कंसेप्ट दिया ग्रीन केमिस्ट्री का, और ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल बताए, और बताया कि इन 12 प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना है आपको। कभी भी करो तो किसी भी इंडस्ट्री में, कोई सी भी इंडस्ट्री जहां पे केमिस्ट्री की एक छोटी सी रिएक्शन भी काम में आए ना, वहां पे वो 12 प्रिंसिपल काम में लेने हैं। और मैं बताऊंगा कि वो 12 प्रिंसिपल तो छोड़ो, जो उसके बेसिक कंपोनेंट है वो भी अपन काम में नहीं लेते। अभी चर्चा करेंगे अपन डिटेल से, ठीक है नहीं है? तो भैया देखो इधर कहां है, ये रहा वैज्ञानिक का नाम, और इसने ग्रीन केमिस्ट्री टर्म यूज में ली, ग्रीन केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है नहीं है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन केमिस्ट्री के फादर कौन है। अब देखो आगे, इन्होंने जो वार्नर वैज्ञानिक है उसके साथ मिलकर ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस नाम की बुक क्या की, पब्लिश की। अब यहां पे जो कंटेंट मैं यूज में ले रहा हूं वो एक बुक अहुलवालिया की, ठीक है नहीं है? एक तो वो है, एक आपके महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है, उसका कंटेंट, दोनों का मिक्सअप कंटेंट यूज में ले रहा हूं। एक बुक और है, मेरे को याद नहीं है कौन सी है, लेकिन बढ़िया बुक है वो भी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक 16 मई 1962 को इसका जन्म हुआ था, और ये येले यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है नहीं है, फॉर ग्रीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन इंजीनियरिंग, उनके डायरेक्टर भी रहे हुए हैं। और इसी आदमी को क्या कहा गया है, ठीक है नहीं है? तो इस बुक का नाम भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इस बुक को भी ध्यान में रखना, कर लोगे, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, अब अपन अपनी केमिस्ट्री में घुसते हैं प्रॉपर। बात हो गई बहुत एनवायरमेंट फलाना ढिमका नहीं, ठीक है भाई? ये क्या बोलता है, ये बोलता है 4 चीजें बहुत जरूरी है भाई। एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट, 2 चीज तो ये होती है। रिएक्टेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, रिएक्टेंट भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपन, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? दूसरा होता है सोलवेंट, तीसरा होता है कैटलिस्ट। तो ये आ गया स्टार्टिंग मटेरियल, जिसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, ये आपका रिएजेंट आ गया, ये क्या आ गया, कैटलिस्ट आ गया, ये आ गया सोलवेंट। ये बोल रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो, उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में आप बेहोश हो गए, या आपके साथ कुछ अनफेयर हो गया रिएक्शन के, तो फिर अगर वापस लैब में जाते हो उसको काम करने के लिए, तो आप उसको रिप्लेस करो किसी ऐसे सोलवेंट, रिएजेंट, कैटालिस्ट या स्टार्टिंग मटेरियल से जो हैजार्डस नहीं हो। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। हमें वो सब कुछ चीज चेंज कर देनी है जो हमारे ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर हैजार्डस इफेक्ट डालती है। हमें बिल्कुल ऐसी रिएक्शन लिखनी है, ऐसी रिएक्शन बनानी है, ऐसी रिएक्शन प्लानिंग करनी है कि जिसमें 1% भी रिस्क नहीं हो। क्या नहीं हो? रिस्क। 1% की भी रिस्क नहीं हो। पॉसिबल है या नहीं है? है पॉसिबल, ग्रीन केमिस्ट्री में पॉसिबल है। तो यहां पे ये बोलता है चॉइस करो स्टार्टिंग मटेरियल जो हैजार्डस नहीं है, चॉइस करो ऐसा रिएजेंट जो है हैजार्डस नहीं है, चॉइस करो ऐसा कैटालिस्ट जो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देता, चॉइस करो ऐसा सेल्फ सॉल्वेंट जो बहुत ही इको फ्रेंडली है। क्लियर है? तो इन चारों टॉपिकों को 12 रूल्स में बाइंड कर दिया है। क्या कर दिया है? 12 रूल्स में बाइंड कर दिया है। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री का, आपका ग्रीन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले का स्टार्टअप था ये, कि हाँ ग्रीन केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है।
तो ग्रीन केमिस्ट्री की देखो डेफिनेशन सुनो पहले आप, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज एक एक लैंग्वेज, और मैं बताऊंगा कि कहां से मैंने इनको रेफरेंस के रूप में उठाया, सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। तो ये 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, सुनो। ग्रीन केमिस्ट्री इज अप्रोच टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ऐसी अप्रोच डालेंगे, एम टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी को बढ़ाए, मिनिमाइज हैजार्डस इफेक्ट, समझ में आ गई, ऑन ह्यूमन, पहले ह्यूमन रखा गया है, हेल्थ एंड एनवायरमेंट बाद में है, जबकि गलत क्या है यहां पे, पहले एनवायरमेंट होना चाहिए, बाद में ह्यूमन हेल्थ, ठीक है नहीं है। वाइल नो रिएक्शन कैन बी परफेक्टली ग्रीन, आ गई बात, कोई भी रिएक्शन परफेक्टली ग्रीन नहीं होती है, ऑलमोस्ट अपन ग्रीन बना सकते हैं उसको, ठीक है नहीं है। ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ केमिस्ट्री रिसर्च एंड chemical industry can be reduced by implanting the 12 principle of green chemistry whenever possible। अगर पॉसिबल है तो लगाओ, लग जाए तो ग्रीन बन जाए, आपकी रिएक्शन तो बहुत बढ़िया बात, नहीं बने तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इस ग्रीन केमिस्ट्री को हम एक वर्ड से और नाम जानते हैं, सस्टेनेबल केमिस्ट्री। अब सस्टेनेबल का मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग सुनो पहले, इधर देखो, जो देर तक बना रहे या कायम रहे। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए तो काम में आए, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इनको देखे, समझे, महसूस करे, यूटिलाइज करे। समझ में आई बात? अरे सारा पानी अपन पी जाएंगे तो अपने बच्चे क्या पिएंगे? बच्चों के लिए पानी तो छोड़ो, हाँ ये ऐसा पानी होता है, या ऐसा पेट्रोल होता था, ऐसी गाड़ी होती थी, ठीक है नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल, अपने पास है वो अपनी पीढ़ियों के पास भी होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है। अब सस्टेनेबल का दूसरा मीनिंग देखो, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्रकृति पदार्थ व ऊर्जा का उपयोग करते हुए किसी चीज को अप्लाई करना, सस्टेनेबल केमिस्ट्री। समझ में आ गई होगी बात? तो अगर आपसे पूछे कि सस्टेनेबल केमिस्ट्री क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री का एक क्या है, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स बोल सकते हो आप, समानार्थी शब्द, ठीक है नहीं है। एक वर्ड और यूज में लेते हैं, अभी बात करेंगे उसकी। देखो इधर, ग्रीन केमिस्ट्री इज, डेफिनेशन है, दोबारा बता रहा हूं मैं, ये तो हो गई, ये तो छोड़ो, इसकी देखो, ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन, रिमूव नहीं, प्रिवेंशन, पोल्यूशन से बचाने के लिए बनी है ग्रीन केमिस्ट्री, पोल्यूशन को हटाने के लिए नहीं। पोल्यूशन को हटाने के लिए कौन है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पोल्यूशन से बचने के लिए कौन है? बचाने के लिए कौन है? आपकी ग्रीन केमिस्ट्री। बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, processes that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substance। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है। आगे चलिए, देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल केमिस्ट्री, इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है, फिर भी एक बार और बता देते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने क्या कहा था? ग्रीन केमिस्ट्री का एक सिनोनिम है, दूसरा समानार्थी वर्ड है सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि क्या हम केमिस्ट्री की जो एलिमेंट है, अपने सब्सटेंस है, उनको इस प्रकार से यूटिलाइज लें कि आगे भी अपने बचे रहे, ठीक है नहीं है। और सस्टेनेबल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री को बिगनिंग के नाम से भी जाना जाता है, बैनिंग, ध्यान रखना। कोई बोले कि बैनिंग केमिस्ट्री क्या है, तो तुम बोलोगे पता नहीं क्या है यार, कौन सी केमिस्ट्री की बात कर रहा है, ये ग्रीन केमिस्ट्री ही है बच्चा। कौन सी? ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, छोड़ो। 12 प्रिंसिपल की बात की हुई है यहां पे भी। देखो, पहला प्रिंसिपल आता है वेस्ट प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट या बाई प्रोडक्ट। देखो मैं समझाता हूं आपको। अपने गांव में क्या होता है, जब रात को रोटियां बच जाती हैं तो सुबह छाछ में प्याज व्याज काट के बढ़िया नमक वमक डाल के तबीयत से रख देते हैं, और फिर खाकर दोपहर में सोते हैं शानदार। वो वेस्ट जो हमारा बच गया उसको हमने यूज में ले लिया, ठीक है नहीं है।
अब सिटीज में क्या करते हैं, नहीं तो यहाँ गाय है, गाय नहीं है भाई, गाय को रोटी दे दें, तो ठंडी कोई खाता नहीं है, महत्व नहीं समझता ठंडी रोटियों का, तो वो क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रिवेंशन यूज में लेते हैं। कैसे, इतनी ही रोटी बनाएंगे जितने खाने वाले हैं, गिन लेते हैं, तू कितनी खाएगा भाई, 2, तू कितनी खाएगा, 1.5, तू 2.5 खाएगा और तू 4 खाएगा, टोटल होगी 10 रोटियों जितना आटा काउंट करके लगा लेते हैं। समझ में आई, काउंट कर 10 रोटियां। अब क्या हो गया, अगर तीसरा एक आदमी और टपक जाए तो भैया आटा दोबारा लगेगा। अपने गांव में ऐसा नहीं होता, 2 जने भी आ जाए तो खा लेंगे, क्या दिक्कत हो गई, सुबह ठंडी रोटी नहीं खाई सी, सुबह गर्म खा लेंगे। ये होता है सिटी में क्या भाई, वेस्ट प्रिवेंशन। अपने यहां पे वेस्ट यूटिलाइजेशन है, सिटी में वेस्ट प्रिवेंशन है। समझ में आई। तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे कोई सी भी रिएक्शन XYZ, उसमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो आपका मेन प्रोडक्ट माना गया है। मेन प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट वही है आपका, उसी के ऊपर फोकस रखना है। और उसके साथ वाटर निकल रहा है, या फलाना निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, अमोनिया गैस निकल रही है, नहीं समझ में आई बात, कुछ भी निकल रहा है XYZ, अपन को कोई मतलब नहीं है, वो सारा का सारा वेस्ट है। हम ये करेंगे रिएक्शन में, उस वेस्ट को मिनिमाइज करेंगे, यानी कि साइड प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए। कुल मिला के बात ये है, कौन बोलता है, ग्रीन केमिस्ट्री बोलती है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोलती है कि ऐसी रिएक्शन प्लान करो जिसमें साइड प्रोडक्ट बनने की गुंजाइश न के बराबर हो, अगर बने तो मिनिमम क्वांटिटी में बने। कभी कभी देखा करो इतनी लंबी रिएक्शन हो जाती है, रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट 1 और साइड प्रोडक्ट 4-5। अरे जिनोन वगैरह के हाइड्रोलाइसिस वगैरह नहीं पढ़े क्या आपने, पढ़े हैं ना जिनोन फ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस, तो उसमें तो कितनी सारे के साइड प्रोडक्ट बनते थे। अपन को चाहिए क्या, जिनोन का हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट ऑक्सीफ्लोराइड या परजिनेट आयन या जिलेटाइन, ये तो चाहिए, बाकी कितने सारे के प्रोडक्ट बनते हैं, क्यों बनते हैं, गलत बात है, नहीं बनने चाहिए। इस प्रकार से डिजाइन करो कि साइड प्रोडक्ट न के बराबर बने, मिनिमम बने। समझ में आई बात, तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है, प्रायोरिटाइज द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रादर देन क्लीनिंग अप and creating waste after it has been created. Plan ahead to minimize waste at every step. अब अपने होता क्या पता है आपको, प्रेसिपिटेट आया, मान लो कोई रिएक्शन करवा रहे हो, प्रेसिपिटेट आया, प्रेसिपिटेट ही अपना काम का, और अपने पास जो नीचे बचा लिक्विड फॉर्म या कुछ भी मान लो, उसको हम क्या करते हैं, येल्ले सिंक। क्यों भाई सिंक क्यों दिखा रहे हो उसको आप, ऐसा काम करो ना, वो सिंक में जाए नहीं, सिंक में जाएगा, नाले में जाएगा, नाले में जाएगा, वहां पे गंदगी, आगे जाएगा, आगे जाके वहां पे पौंड या कोई रिवर, कोई तालाब वगैरह, उसमें जाके गिरेगा, वहां पे मछलियां वगैरह होगी, वो नुकसानदायक है उनके लिए। वहां पे एक्वेटिक प्लांट होंगे, उनके लिए नुकसानदायक है। सोचो आप, थिंक इसके बारे में कि आपको क्या करना है, वेस्ट प्रिवेंशन करना है। आपको जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितना भी वेस्ट हो रहा है, कम से कम। क्लियर है, पहला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। अब सुनो, देखो इसका यूटिलाइजेशन अपन कहां करते हैं, कैसे करते हैं। पहली चीज वेस्ट का या तो आप क्या करोगे, डिपोज करोगे उसको, डिस्पोज फेंकोगे, या रीयूज करोगे, या रिसाइकल। रिसाइकल भी तो हो सकता है उसका, या तो उसको दफना दो, डिस्पोज कर दो, या रीयूज में ले लो। हम क्या करते हैं, निकल डीएमजी में H2SO4 उसके क्रूसिबल को ठीक करने के लिए या क्रूसिबल को सही करने के लिए H2SO4 में उबालते हैं, और फिर H2SO4 सीधा नाली में जाता है। क्यों भेजेंगे भाई, उस H2SO4 को आप रीयूजेबल बनाओ, आप क्या बनाओ, रीयूजेबल। ऐसे ही ओस्मियम टेट्राऑक्साइड रुथेनियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन में जब ओस्मिक एसिड, साइक्लिक ओस्मिक एसिड बनता है और उसका हाइड्रोलाइसिस आप करवाते हो, ठीक है नहीं, तो ओस्मिक एसिड या रुथेनिक एसिड बनता है, तो उसको रीयूटिलाइज करने के लिए आप वापस रिड्यूसिंग एजेंट देते हो, नहीं देते हो उनको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि वो ऑक्सीडाइज होके और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चले जाएं। रीयूज, दोबारा कोशिश करो, उनको फेंको मत आप। कितना महंगा आता है रुथेनियम और ये आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, बहुत कॉस्टली आता है। समझ में आई बात, ऐसी ठीक है नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, इनको कैसे अपन यूज में लेते हैं, देखो इधर जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी अपन यूज में लेते हैं। पहली चीज, अगर जीरो वेस्ट में अगर कुछ बन जाता है, कुछ भी होता है, तो उसको अपन दोबारा यूज में लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू डेवलप द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है नहीं, इन टर्म ऑफ ZWT इन ए केमिकल सिंथेसिस
वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी जीरो और मिनिमाइज, ठीक है। इट आल्सो एम टू यूज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम एज रॉ मटेरियल ऑफ अदर सिस्टम। काई में आ गया ये, रिसाइकल में आ गया या रीयूज में आ गया ये, ठीक है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो बॉटम एस होती है थर्मल पावर की, ठीक है नहीं है, वो यूज में ली जाती है कहां, सीमेंट और ब्रिक, जहां पे आपकी क्या बनती है, ईंटें बनती हैं, उस इंडस्ट्री में काम में ली जाती है। बहुत अच्छा रीयूजेज है। और जो आपका कहां है भाई, फ्रॉम क्लीनिंग ऑफ मशीनरी पार्ट में भी यूज कूलेंट वाटर इन थर्मल पावर, ठीक है नहीं है। कोई मशीन है, उसके पार्ट्स को आप वॉश वगैरह कर रहे हो या उसको थोड़ा सा फाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका जो वेस्ट होता है वो वेस्ट कहां काम में आता है, कूलेंट के रूप में काम में आता है। कहां पे, थर्मल पावर में। तो देखो कितना अच्छा है, ZWT टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है सारा का सारा। वेस्ट मिनिमम हो, अगर मिनिमम भी नहीं हो तो रीयूज कर दो, रिसाइकल कर दो, क्या दिक्कत होगी, कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया। यहां पे अभी एक बात करेंगे अपन EI वैल्यू की, ठीक है नहीं है, वो एटॉम इकोनॉमी में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। चलिए भाई, तो दूसरा अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट है अपना। अच्छा, ये चीज तो भूल ही गया मैं, क्या भाई, हाँ, इसको सोलवेंट लेस केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जो अपना पहला पॉइंट है, ठीक है नहीं है। कोशिश ये करें, देखो एक्चुअल में क्या है, वेस्ट क्या होता है, सोलवेंट ही तो होता है अपना। वेस्ट क्या होता है बताओ सर मेरे को आप, वेस्ट सोलवेंट होता है। किसी को घोड़ा घोल के जो सोलवेंट खराब माना जाता है फेंक देते हैं, पर नहीं, अपन ऐसा काम करें कि सोलवेंट यूज में नहीं ले। तो जब सोलवेंट यूज में नहीं लेते हैं तो अपन क्या यूज में ले सकते हैं, रेडिएशन, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड, समझ में ही, यानी कि वहां पे सोनोकेमिस्ट्री लगा दो, क्या दिक्कत होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अपन इस में क्या करेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाई करने के लिए सोलवेंट लेस केमिस्ट्री को अपन अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के लिए, कि सोलवेंट नहीं हो तो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है भाई। अब देखो इधर कुछ एग्जांपल है, जैसे एलिमिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरिनेटिंग ऑर्गेनिक, ठीक है, ये पेपर इंडस्ट्रीज में ये क्लोरिनेटेड। अब ये क्या है, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है ट्रेडिशनली, और ये बहुत बेकार होता है एक तरीके से, तो इसकी जगह किसने ले ली, H2O2 और कैटालिस्ट। ये ग्रीन ब्लीचिंग एजेंट है, पूछा जा सकता है ग्रीन ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, H2O2 और कैटालिस्ट। वेस्ट भी नहीं है, यूज भी आ जाएगा, समझ में आई बात, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये दूसरा पॉइंट आ गया, कौन सा, एटम इकोनॉमी का। एटम इकोनॉमी क्या बोलता है, क्या बोलता है ये पहले वाले को और मजबूत करता है, पहले वाले कंसेप्ट को और मजबूत करता है। ये बोला है कि वेस्ट क्यों निकालना, आप ऐसी रिएक्शन डिजाइन करो जिसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का हर कार्बन हर एटम, हर बॉन्ड वगैरह, ये जो भी है, उसमें सारे के सारे जो एटम हैं वो आपके किस में रह जाए, किस में रह जाए, अरे किस में रह जाए, प्रोडक्ट में रह जाए। तो वेस्ट निकलेगा ही क्यों, बाई प्रोडक्ट निकलेगा ही क्यों। बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे मैं समझाता हूं इसको, आपने देखा होगा डील सेल्डर रिएक्शन, डील सेल्डर में 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं और एक एथीन लेते हैं, और उनका साइक्लो एडिशन होता है, और वहां पे कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। ऐसे ही आइसोमराइजेशन कोई रिएक्शन है, जैसे N-ब्यूटेन ले रहे हो आप, N-ब्यूटेन का AlCl3 के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, और वो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है नहीं है। अब आइसोब्यूटेन क्या है, वही उतने ही एटम, उतने ही बॉन्ड तो ज्यादा कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर उतने ही एटम, जितने एटम किसमें थे बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, उतने ही एटम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में, समझ में ही। ऐसे ही आप किसमें देख सकते हो, क्लेजन रीअरेंजमेंट में देख सकते हो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इनमें यही होता है, जो इधर है वो पूरा का पूरा किसमें आ जाता है, प्रोडक्ट में। यानी जितना माल रिएक्टेंट में दिख रहा है वो सारा का सारा किधर आ जाए, प्रोडक्ट में। बात समझ में आई या नहीं आई। अरे किसी शादी में हमने इतने ही लड्डू बनवाए जितने खा सके लोग, बात एक लड्डू भी एक्स्ट्रा नहीं, कुल मिला के बात ये, उसको बोलते हैं एटम इकोनॉमी। यानी कि रिएक्शन की ड्यूरेशन में आपको एटम इकोनॉमी मेंटेन रखनी होगी, दिमाग में फिट करो, ठीक है। पढ़ लेते हैं, रिड्यूस वेस्ट एट द मोलिकुलर लेवल। पहले क्या था, मोलिकुलर लेवल की बात नहीं हुई थी पहले वेस्ट में,
अब बात हो रही है कि मोलिकुलर लेवल पे भी आप वेस्ट बचाओ, ताकि जो पहले वाला है वेस्ट प्रिवेंशन वो और इफेक्टिव तरीके से अप्लाई किया जा सके। ठीक है भाई। लेवल बाय मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ एटम फ्रॉम ऑल रिएजेंट दैट आर इन कॉर्पोरेटेड, सम्मिलित होना, मिक्सअप होना, मतलब एक जगह हो जाना, ठीक है नहीं, इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। यूज एटम इकोनॉमी टू इवोल्यूएट रिएक्शन एफिशिएंसी। आपको क्या करना है, एटम इकोनॉमी को अप्लाई करवाना है। कुल मिला के बात यह है, जितने एटम इधर है उतने एटम इधर होने चाहिए, एक ही में। इधर 10 में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। वाटर डाला, एसिटिलीन डाला, फलाना डाला, डिमका डाला, इधर अपन को ये मिल गया, बस एक ही मॉलिक्यूल, दूसरा मिले नहीं। तो एटॉमिक लेवल पर क्या हो गई आपकी, एटॉमिक इकोनॉमी आ गई, साथ में आपका एटॉमिक लेवल पर क्या हो गया, वेस्ट रिड्यूस हो गया। ठीक है नहीं है। चलो, तो ये यहां पे लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट इनटू फाइनल प्रोडक्ट होनी चाहिए। चले भाई, नेक्स्ट देखो। पहले क्या था, पहले इसको परसेंटेज यील्ड में अपन कैलकुलेट करते थे, लेकिन परसेंटेज यील्ड जो है कहीं भी एटॉमिक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है नहीं है। केमिस्ट ग्लोबली कंसीडर दैट इफ यील्ड ऑफ ए रिएक्शन अबाउट 90 द रिएक्शन इज गुड। लेकिन ये कहीं भी नहीं बताता कि ये एटम इकोनॉमी के बारे में ये कहीं भी नहीं बताता। ठीक है नहीं है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि भाई किसी भी रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं हो सकती। कोई सी भी रिएक्शन हो XYZ, हल्की फुल्की तो गड़बड़ होती है। समझ में आई बात। बहुत कम रिएक्शन होती है जो 100% से कंप्लीट होती है, बाकी की सारी किसी 60 होती है, 65 होती है, हाँ 90 के आसपास की बढ़िया है। तो इसमें परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, ये आपको बिल्कुल 11th का पोर्शन नहीं है। एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट और थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल यील्ड कितनी आई और थ्योरेटिकल कितनी आनी चाहिए थी, उसका रेशियो है आपका। तो एक्चुअल तो कम ही आएगी ना, थ्योरेटिकल ज्यादा होती है एक्चुअल से, तो ये परसेंटेज हमेशा और हमेशा 100 से नीचे रहेगा। ठीक है नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल्स, विटिक रिएक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इलस्ट्रेट द अबोव कंसंट्रेशन अबोव contention, both reaction may proceed with 100% yield but not take into account large amount of byproduct obtained। यहां पे 100% एफिशिएंसी होती है, 100% yield आ रही है इनमें, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं ऑप्शन वहां पे रिएक्शन होने का। ठीक है नहीं है। तो विटिक रिएक्शन हुई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हुई, 100% yield के साथ होती है, लेकिन यहां पे साइड प्रोडक्ट भी तो खूब बनते हैं। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे कि ग्रीन है कि नहीं है। तो परसेंटेज यील्ड से आपको नहीं पता लगेगा कि कोई रिएक्शन कितनी ग्रीन है कितनी हरी है। ठीक है भाई। तो पता किससे लगेगा, उसके लिए हमने दिया है दो चीज दी है। एक तो है एटम यूटिलाइजेशन, क्या है भाई, एटम यूटिलाइजेशन, और दूसरा है आपका एटम इकोनॉमी परसेंटेज में। दोनों चीज एक ही है। एक मोलिकुलर वेट के सेंस में बात करती है, मोलिकुलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट और मोलिकुलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि यहां पे सारे प्रोडक्ट्स का आ गया। यहां पे तो आपका मेन प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट, और नीचे क्या है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस वो प्रोडक्ट जिसको साइड प्रोडक्ट बोला है अपन ने। मोलिकुलर वेट यहां पे क्या बोल रहा है, फॉर्मूला वेट, चीज एक ही है, फॉर्मूला वेट ऑफ एटम्स यूटिलाइज्ड, और नीचे क्या है, फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इन द रिएक्शन। देख लो आराम से। उसने काहे के लिए बोला है, इसने काहे के लिए बोला है, इसने बोला है मोलिकुलर वेट के लिए, इसने काहे के लिए बोला है फॉर्मूला वेट के लिए, चीज एक ही है। अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें समझाऊंगा डिटेल से, देखते जाओ आप। तो पहले बात कर लेते हैं अपन कि ऐसी कोई रिएक्शन है क्या जिसकी 100% एटम इकोनॉमी होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, ऐसी रिएक्शन खूब है। ठीक है नहीं है। देखो मोटी मोटी रिएक्शन दिखाता हूं। एडिशन रिएक्शन एटोनॉमी आपकी एटॉमिक इकोनॉमी 100%, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एटॉमिक इकोनॉमी 100%, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एडिशन आ गई ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन आ गई, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो इस प्रकार से हम क्या चेक कर सकते हैं, हाँ जो भी जुड़ गया लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, एक ही बन गया 100%। चेक करते हैं, देखो इधर ये आपकी क्या है, ये आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट है जो एलाइल फिनाइल ईथर में होता है।
तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, यहां पे ऑर्थो एलाइल फिनोल बनाया हुआ है, तो सिंगल प्रोडक्ट बना है आपका, यानी कि यहां पे जितने भी थे वो यहीं पे एडजस्ट हो गए, कहीं बाहर नहीं निकले। ठीक है नहीं है? जैसे हाइड्रोजनेशन अपन करवा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन है ये भी एक प्रकार से। ठीक है नहीं है? ये देखो साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन, ये Br2 का एडिशन, ये चारों रिएक्शन कैसी है जिनकी एटॉमिक इकोनॉमी 100% है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है, चार ऑप्शन टिका देगा और पूछेगा कि 100% इकोनॉमी किसकी है, या ऐसे भी कर सकता है मैक्सिमम एटम इकोनॉमी किसकी है, या फिर ऐसे भी कर सकता है मिनिमम एटॉमिक इकोनॉमी किसकी है। तीन ये दे देगा, चौथी कोई और दे देगा। समझ में आई? चलो अब ये चेक कर लेते हैं भाई किन की एटॉमिक इकोनॉमी खराब है। जैसे ये देखो, इथाइल प्रोपिनेट से मिथाइल एमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो प्रोपियोन एमाइड और इथाइल एल्कोहल बन रहा है, तो ये तो डिजायर्ड प्रोडक्ट है आपका, और ये क्या है, ये क्या है, साइड प्रोडक्ट है। तो यहां पे जब रिएक्टेंट का अपन देखेंगे, फॉर्मूला वेट कितना आ रहा है, 133 के आसपास। बेटा नहीं करवाएगा कैलकुलेट, एग्जाम में नहीं करवाएगा कैलकुलेट, बहुत टिपिकल चीज है, कैलकुलेट करवाएगा तो ये पॉइंटों में निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट है उस हिसाब से ले लो आप, और लेकर करके और इसको ऐड कर दो, तो ये तो अपना रिएक्टेंट का आ गया। तो रिएक्टेंट का नीचे लेना है, ठीक है। और डिजायर्ड प्रोडक्ट अपना कौन सा है, डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट का ले लो, ये ना डिजायर्ड प्रोडक्ट का ले लिया ना, डिजायर्ड प्रोडक्ट का, डिजायर्ड प्रोडक्ट का लेके यहां रख दो और दोनों का रेशियो निकाल लो, कितना आएगा 65%। सिंपल सा है, डिजायर्ड प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ये दोनों आ गए, कहां है, हाँ रिएक्टेंट में ये दोनों आ गए, डिजायर्ड प्रोडक्ट में अकेला है तो अकेले का ही आएगा, अकेले का ही आएगा, ध्यान रखना। कर लोगे भाई, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इधर आराम से। जैसे ये वाला है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो इसकी देखो एटॉमिक इकोनॉमी कितनी होगी 35%। इसमें तीन प्रोडक्ट है, 1 2 3, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसको आप क्या बोलते हो, हाफमान एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की जो एटम इकोनॉमी होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच में होती है, भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसका पूरा का पूरा डायग्राम आपको समझाऊंगा, ठीक है नहीं है। तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है नहीं है। इसमें भी देखो 27% कम है एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो एडिशन, रीअरेंजमेंट और आइसोमराइजेशन रिएक्शन की 100% होती है, कैटालिटिकल रिएक्शन की फिर कम होती है, ठीक ठाक होती है। स्टाइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स जहां पे यूज में लिए जाते हैं वहां पे भी ठीक ठाक होती है, कायरल रिजोल्यूशन लिए जाते हैं वहां पे भी ठीक ठाक होती है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन की मिनिमम होती है। अगर दोनों में से एक करनी हो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से, कि मिनिमम किसकी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर जाना, ठीक है नहीं है। और जिसकी एटम इकोनॉमी 0 होती है वो गलत रिएक्शन मानी जाती है, या रिएक्शन नहीं हो रही है ऐसा माना जाता है। इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इफेक्टिव। इससे बढ़िया चीज नहीं आएगी आपको समझाने के लिए कि किसकी एटॉमिक इकोनॉमी कितनी होती है, समझ में आई। चले भाई, अब देखो न्यूमेरिकल से, जैसे मान लो कि ये दोनों रिएक्टेंट हो गए तो 16 और 64 कितने हो गए, 80 हो गए। और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन सा है, H2 है। CO2 होता तो अलग एटम इकोनॉमी होती, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 36 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 45% एटॉमिक इकोनॉमी आ गई। कर सकते हो, इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर मान लो कि आपको रिएक्शन नहीं दे रखी हो और ग्राम किलोग्राम में बात कर रहा है, तो वही बात कर लेना कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं आपके, कितने हैं भाई यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं, 50 किलोग्राम दिख रहा है क्या आपको, और 21 किलोग्राम किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का 21 किलो। तो यहां पे क्या आएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है, बाहर में गया CO2, 21/50 इंटू 100, 42%। नहीं कर सकते, कर सकते हो ना ये क्वेश्चन की, आगे भी बताऊंगा, इसका वैसे भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है नहीं। ये देखो ये आ गया। अब जैसे ये है इसका मोलिकुलर वेट या फॉर्मूला वेट, ठीक है नहीं है, वो 100 होता है, इसका 56 होता है, इसका 44 होता है। तो अपना डिजायर्ड कौन सा है, डिजायर्ड कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो हवा हो जाएगा, उड़ जाना तो वेस्ट प्रोडक्ट है ये तो। अब ये हवा में जाएगा तो क्या क्या करेगा बताओ, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या करेगा सर, ग्लोबल वार्मिंग, क्या करेगा बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए जरूरी है, ठीक है नहीं है, ग्रीन केमिस्ट्री को। तो मास ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट,
ऑल प्रोडक्ट या ऑल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेंगे और इधर इधर बैलेंस रहती है रिएक्शन। या तो इधर का ले लो इधर का ले लो, मोलिकुलर वेट सेम रहेगा इधर का और इधर का, कभी चेंज नहीं होता, टेंशन मत लो। तो इसका कितना है अपना 56, इसका कितना है 100, तो 56 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया 56%। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और देखो, ये जैसे है ऑक्सीडेशन हो रहा है बेंजीन का मैलिक एनहाइड्राइड में, तो अपने पास ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, क्या है, या इनका जोड़ लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन सबका जोड़ लो या इनका जोड़ लो। तो इसका जोड़ा तो इसका इजी लग रहा है, जो 44 जोड़ लिया और इसका 96 आया डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो 96 डिवाइडेड बाई 78 और 144 कितना आ गया 100 से मल्टीप्लाई करके 43% एटम इकोनॉमी आ गई। कर सकते हो, इजी। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, हाँ ये भी बढ़िया है, क्लोरोहाइड्रीन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं अपन, पहले Cl2 वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो इसका एंटी एडिशन होगा, फिर वाटर अटैक करेगा तो HCl बाहर निकलेगी और ये बन गया। फिर बेस लेंगे अपन, ले लिया ना बेस, ठीक है, लास्ट में एसिड लेते हैं, तो बेस लेने के बाद यहां से प्रोटॉन गया, प्रोटॉन जाने के बाद ये SN2 रिएक्शन बन गया इपोक्साइड रिंग। अब इपोक्साइड रिंग बनाने के लिए इतने कारनामे करने पड़ रहे हैं, जबकि सीधी सीधी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा त्रिडम लगाओ कि ये आपकी एल्कीन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए, ऐसा त्रिडम लगाना है डायरेक्ट, समझ में आई। उसमें वेस्ट भी कम होगा आपका और एटम इकोनॉमी भी बढ़िया रहेगी। क्लियर है। तो ओवरऑल रिएक्शन अपन ने देखा ये, तो इन तीनों को जोड़ा अपन ने, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर भी वही रिजल्ट आएगा जो इन तीनों को जोड़ने पर आएगा। ये तो 44/119 इंटू 100 25%। बताओ कितनी कम क्या आ रही है, एटॉमिक इकोनॉमी आ रही है। तो इसका मतलब जितने साइड प्रोडक्ट ज्यादा होंगे उतनी एटॉमिक इकोनॉमी गिर जाएगी, समझ में आई। चलो देखो, फिर आता है आपका ई फैक्टर। क्या है भाई, ये ई फैक्टर है। तो ई फैक्टर भी आपको ये बताएगी कि कोई रिएक्शन कितनी ग्रीन है। अगर किसी रिएक्शन का ई फैक्टर ज्यादा है, ठीक है नहीं है, तो उसकी ग्रीननेस कम है, यानी कि ई फैक्टर कम होना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन का ई फैक्टर कम है तो वो अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, गुड रिएक्शन इन ग्रीन केमिस्ट्री। क्लियर है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, ई फैक्टर में मास ऑफ टोटल वेस्ट और मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा है, मास ऑफ टोटल वेस्ट, कितना वेस्ट जा रहे हैं, साइड प्रोडक्ट कितने हैं, और ये मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, निकाल सकते हो, जैसे इसका निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका निकाल लो आप। ये देखो, हाँ जी, क्या है 129 आया कि यहां पे, ये 129 आया है, और आपका क्या था फॉर्मूला, बोल गया मैं तो, मास ऑफ प्रोडक्ट ये ना, इस प्रकार से निकाल सकते हो आप एटम इकोनॉमी। नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि ये आपको जो EI फैक्टर है, ये EI फैक्टर जो है, पहली गाइडलाइन या पहला रूल उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑयल रिफाइनिंग जो होता है उसका ई फैक्टर 1 से कम होता है, 0.1 से कम होता है। और जो बल्क केमिकल्स जहां पे बनते हैं वहां पे भी आपका क्या होता है, 1 से 5 के बीच में होता है, उससे कम होता है। लेकिन जो फाइन केमिकल्स हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं वहां पे बहुत सारा का वेस्ट निकलता है। देखो, जितना ज्यादा ई वैल्यू उतनी ज्यादा वेस्ट, और उतनी ही वो रिएक्शन खराब, उतनी ही उसकी ग्रीननेस कम। कर लोगे आराम से, इजी कर सकते हो, ठीक है नहीं है, कर लोगे, हाँ कर सकते हो आराम से। तो इसका भी निकाल सकते हो आप ई फैक्टर। चलिए भाई, लास्ट जो है आपका सेकंड गाइडलाइन में, वो है इफेक्टिव मास यील्ड। कैसे करेंगे, मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ नॉन बिगनिंग रिएजेंट्स। ऐसे फॉर्मूला है, देख लेना, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज का ग्रीन केमिस्ट्री का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके बताना मेरे को, और लाइक इतने आने चाहिए जिसकी हद नहीं। पार्ट सेकंड में ग्रीन केमिस्ट्री को अपन खत्म कर देंगे और इसके आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपन चेक कर लेंगे, ठीक है कि नहीं है। और ध्यान रखना, आरपीएससी के बूस्टर बैच को मैंने लॉन्च कर दिया है, आप जल्दी से जल्दी उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए अगर बेनिफिट लेना चाहते हो तो,
ठीक है कि नहीं है? आपका एक गलत डिसीजन आपका सिलेक्शन रोक देगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा आराम से ज्वाइन कीजिए, आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा, बहुत सार के अल्टीमेट चीज मिलेगी। एक चीज बताना भूल गया, जो ये बैच ज्वाइन करेगा उसको एक बुक प्रीवियस ईयर की भेजी जाएगी, एड्रेस पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है नहीं है? बाकी का मैटर ऐप में रहेगा। स्क्रीनशॉट अलाउ है, कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लो, मेरे को भेजो मटेरियल में, मैं उसको सोल्व करूंगा, बताऊंगा आपको कहां गलती हुई है, ठीक है कि नहीं है? तो बिल्कुल लाइक करते हुए चलना। मिलता हूं ग्रीन केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 में, जहां पे ग्रीन केमिस्ट्री को निपटाएंगे। चले भाई, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।